गुड इवनिंग। यह एंजॉय योर एग्जाम्स के प्रोग्राम में मैं परीक्षित जोबनपुत्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह जो प्रोग्राम है सबसे पहले आप सभी लोगों के साथ में ये शेयर करना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो आज का प्रोग्राम रखा गया है, यह प्रोग्राम क्यों रखा गया है, यह सेमिनार के पीछे का पर्पस क्या है, वो सबसे पहले आप सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। और उसके बाद में ये प्रोग्राम की हम शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है एंजॉय योर एग्जाम्स। आज आपको वो साइंस पता चलने वाला है, आज आपको वो सीक्रेट पता चलने वाला है, आज आपको वो नॉलेज मिलने वाला है जिसकी बदौलत आपके बच्चे जिस तरीके से टीवी, वीडियो गेम्स, इंटरनेट एंड फेसबुक को एंजॉय करते हैं, सेम वे आने वाले टाइम में वो एग्जाम्स को भी एंजॉय कर पाएंगे, उसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। वो जर्नी के लिए आप सभी लोग तैयार हैं? मुझे सभी लोगों की आवाज से कि आप तैयार हैं? तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, जिस तरीके से आप सारी चीजें एंजॉय करते हो, स्टडी को एज वेल एज एग्जाम्स को भी एंजॉय कर सकते हो। तो अब हम सेमिनार की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन सेमिनार की शुरुआत के अंदर मैं आप सभी लोगों के पास से आपके प्रॉब्लम्स जानना चाहता हूं। आज आप यहां पे आए हैं तो जरूर कोई ना कोई आपके स्टडी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए। चाहे हो सकता है वो आपके लिए हो, चाहे हो सकता है वो आपके बच्चे के लिए हो। तो मैं आप लोगों के पास से आपके प्रॉब्लम जानना चाहता हूं, इसमें से कौन कौन से प्रॉब्लम्स है आप लोगों को शेयर करने हैं। तो आइए हम शुरुआत करें। एंड जो कोई भी प्रॉब्लम्स आप बताएंगे, वो प्रॉब्लम्स क्यों खड़े हुए एंड उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम्स की। तो जल्दी से आप में से कौन बताना चाहेगा? यस बेटा। स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। ओके। रासायनिक विज्ञान है ना, उसमें कुछ पता नहीं चलता समीकरण में। और स्कूल में होता है तब ऐसा लगता है कि घर जाकर चौपट देखना पड़ेगा, इच्छा होती है, लेकिन जब चौपड़े हाथ में आते हैं ना तब ओके, तब सो जाते हो? नहीं जाता, लेकिन मन नहीं लगता। ओके, देन आफ्टर और कौन शेयर करना चाहता है? यस बेटा। ओके, मैथमेटिक्स में कुछ समझ में नहीं आता, 9th स्टैंडर्ड में हो। ओके, आप पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, और ये प्रॉब्लम आपका अकेले का नहीं है। अभी देखो मैं सबको बोलता हूं कितने लोग भूलते हैं, तब आप देखना, बैठ जाओ। आप में से कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं? ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? अब आप आजू बाजू में देख लो बेटा, ये प्रॉब्लम आपके अकेले का नहीं है, ये होलसेल में प्रॉब्लम है। ओके, उसके बाद में और कौन शेयर करना चाहेगा? जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो और कोई मतलब और कोई विचार आते रहते हैं, क्या अलग है टाइप। समझ गया। ओके, और अच्छा, माने जब पढ़ते हो तो और कोई विचार आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में? यस। मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, मुझे ओरली सब कुछ आता है पर लिखने में प्रॉब्लम आता है। ओके, ओरली सारी चीजें आपको पता होती है, लेकिन जब लिखते हैं तो फिर गायब हो जाता है सारी चीजें दिमाग में से। काफी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, पेरेंट्स भी अपने बच्चे के प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं। काफी पेरेंट मैंने देखा है अपने बच्चे को कौन ही मारते और बोलते बोल बोल बोल, वो नहीं बोलता तो आप बोल दो यार जल्दी से। મારી બેબી ધોરણ 10 માં ભણે છે, તેના ગણિત નથી ગમતું, ગુસ્સો બહુ આવે છે, ટીવી જોવું વધારે ગમે છે। ओके, बहुत मजे की बात बोली, गुस्सो वधारे करे छे। ये प्रॉब्लम कितने पेरेंट्स फेस करते हैं कि बच्चे ज्यादा गुस्सा करते हैं? अच्छा, काफी पेरेंट पीछे है, दो दो हाथ खड़ा करते हैं, बोलते डबल गुस्सा करता है। चलो कोई बात नहीं। तो बच्चे हैं वो गुस्सा ज्यादा करते हैं और उनको टीवी देखना ज्यादा पसंद है। ओके, उसके बाद में यस मैम। लर्निंग पावर बहुत कम है। ओके, इट मीन्स यहां पे जो कोई भी प्रॉब्लम है, हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो फेस कर रहा। मुझे सभी लोगों की आवाज सही है? इसमें से कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों होता है, उसके ऊपर जब मैंने रिसर्च किया दोस्तों, तो मुझे दो रीजंस पता चले। सबसे पहला रीजन है, एंड दैट इज वी जस्ट लर्न हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट, नॉट हाउ टू रिमेंबर। एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, सभी लोगों को आपको यह सोचना है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स खड़े हुए, वो प्रॉब्लम्स क्यों खड़े हुए? जस्ट बिकॉज आज तक हमने हमारे बच्चों को किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, ये दो ही चीज सिखाई हुई है। किस तरीके से याद किया जाए वो तो हमने सिखाया ही नहीं है बच्चे को।
यदि मेरा बेटा मेरे पास आए और मुझे बोले कि पापा पापा मुझे याद नहीं रहता, तो हम क्या कहते हैं? बेटा वैसा करो, मन लगा के ध्यान से 2 बार पढ़ लो। तो आपने एडवाइस किस बात की दी? याद रखने की दी या पढ़ने की दी? पढ़ने की। उसका क्वेश्चन क्या था? याद रखने का। हेलो। उसके बाद में बेटा आता है, पापा पापा अभी भी याद नहीं रहता, तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऐसा करो बेटा 2 बार लिखो और लिख के फिर तुम पढ़ो, तो वो तुमको आसानी से याद रह जाएगा। अब ये बच्चा आया किसके लिए? याद रखने के लिए। पापा ने एडवाइस दी, किसकी दी? लिखने की एडवाइस दी। तो सिंपल सी बात आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं दोस्तों, हम सभी लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चों को याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। लेकिन एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, हमने बच्चे को सिखाया क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्या लिखना, कैसे लिखना, लेकिन कैसे याद रखना आज तक हमने हमारे बच्चों को सिखाया ही नहीं है। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। दूसरी बात, हम हमारे बच्चों को बोलते हैं बेटा मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, लेकिन वो कंसंट्रेशन स्टडी में कैसे लाया जाए, क्या वो आज तक सिखाया है? वेरी गुड। हमने बच्चे को जो सिखाना चाहिए, जिसके ऊपर हमारा फोकस है, वो ना ही जब हम छोटे थे एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, जब छोटे थे तो हमको भी ये चीज सिखाई गई नहीं थी। एंड आज जब हमारे बच्चे छोटे हैं और उनको भी सेम प्रॉब्लम फेस होता है दोस्तों, एंड उनको भी वो चीज़ हम नहीं सिखाते। एक बात पूछना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को, हम कंप्लेन करते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप जब सभी लोग स्टूडेंट थे, जब आपकी पढ़ने की उम्र थी, क्या आपका पढ़ने में मन लगता था? मुझे सभी लोगों का आंसर चाहिए, यस और नो। तो आंसर इज नो। ज्यादातर लोगों का आंसर क्या है कि मन नहीं लगता था। यदि हमारा मन नहीं लगता था और हम जिस तरीके से पढ़ते थे उसी तरीके से हम हमारे बच्चों को भी पढ़ाएंगे, तो क्या उनका भी मन लगेगा? यस और नो? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो हमें वहां पे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है दोस्तों। तो सबसे पहला रीजन है कि हमने हमारे बच्चों को कैसे पढ़ना, कैसे लिखना वो सिखाया, लेकिन कैसे याद रखा जाए वो आज तक नहीं सिखाया। सेकेंड रीजन है वी आर लर्निंग साइंस बट टुवर्ड्स एजुकेशन और अप्रोच इज नॉट साइंटिफिक। हम सभी लोग विज्ञान को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने में विज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते। आई रिपीट, हम सभी लोग विज्ञान को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने में विज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल देना चाहता हूं दोस्तों, तो यदि हम सोचे कि ये ऑडिटोरियम में बैठे हैं और हमें गर्मी लग रही हो और हम सोचे कि मेरे नसीब में ठंडक होगी तो अपने आप मुझे ठंडक मिल जाएगी, यदि मेरे नसीब में गर्मी होगी तो फिर वो मुझे गर्मी ही मिलेगी, और हम एसी चालू ना करें तो क्या उसका नसीब के साथ लेना देना है या टेक्नोलॉजी के यूज के साथ लेना देना है? सेम में दोस्तों आप सभी लोगों को यह बात समझाना मैं चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स एक बार मेहनत करते हैं, उनका 75 क्रॉस नहीं हुआ, दूसरी बार मेहनत की, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, आज बच्चा 10th स्टैंडर्ड में आ गया। मम्मी पापा को पता है कि मेरा जो बच्चा है वो बोर्ड में रैंक लाने वाला नहीं है, शायद उसके नसीब में ही। ज्यादातर बच्चे भी वही सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूं दोस्तों, परसेंटेज लाना इट्स प्योरली मैटर ऑफ टेक्नोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आज जो आपका बच्चा 60 या 70 या 75 लाता है वो 90 95 इजीली ला सकता है। तो ये 2 मेन रीजन है जिसकी बदौलत हमारे बच्चों को जो स्कोर करना चाहिए वो स्कोर नहीं कर पाते। तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि किस तरीके से याद रखा जाए, हमारी मेमोरी किस तरीके से काम करती है, मेमोरी का क्या फंक्शन है और किस तरीके से हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए हमारे स्टडी के लिए। सेकंड, हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन सी साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स है जिसका हम इस्तेमाल करें तो हम स्मार्ट वर्क करते करते अच्छा हम स्कोर कर पाए। ये दोनों चीजें जाननी बहुत ही जरूरी है, और ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने ये चीज को अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने मेमोरी के साइंस को समझा एंड उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। ऐसे काफी सारे लोग हैं दोस्तों, और उसमें से काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुआ है। उसमें से मैं ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जिन्होंने मेमोरी के साइंस को समझा
समझने के बाद अप्लाई किया, अपनी मेमोरी को डेवलप किया, एंड आज उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर है दोस्तों। एंड यदि जस्ट देखते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड्स है, तो सबसे पहले बताते हुए मुझे खुशी होती है कि सबसे पहला रिकॉर्ड इंडियन भाई का है, एंड वो उनका नाम है राजन महादेवन। उन्होंने पाई की वैल्यू को याद रखा था। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। कितने डिजिट्स हुए? 3 डिजिट्स हुए। एक सिंपल सी बात है दोस्तों, इन्होंने पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया कहां तक? 31,811 डिजिट्स तक उन्होंने कैलकुलेट किया, एंड ये सारे डिजिट्स को उन्होंने सीक्वेंस में मेंटली याद रख के दिखाया। सोचो जरा, 31,811 डिजिट्स को उन्होंने याद रख के दिखाया, और जैसे ही उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, नेक्स्ट ईयर की जो मेमोरी की चैंपियनशिप थी उसके अंदर हिरोयुकी गोतो करके टोक्यो के यह इंसान थे जिन्होंने 42,195 डिजिट्स को सिर्फ 10 घंटे और 50 मिनट के अंदर याद रख के बताया। सोचो जरा दोस्तों, हमें यदि 42 मोबाइल नंबर भी पूछे जाए तो शायद हमें पता नहीं होंगे, 42 मोबाइल नंबर भी हमें याद नहीं होंगे। देन आफ्टर आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं अगेन एक ग्रेट इंडियन व्यक्ति जिनका नाम है सोमेश चंद्र बसु। ये 1931 की बात है जब उनको 100 डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिजिट्स का कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया था। 100 डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिजिट्स, यदि आपको ये कैलकुलेशन करना है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है तकरीबन 200 डिजिट्स के अंदर इसका आंसर आएगा। इसके लिए तकरीबन 10,000 मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे और तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा संख्याओं को याद रखना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये सम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और मजे की बात है, इन 1931 सोमेश चंद्र बसु ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे कोई पेन पेपर या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एंड ये व्यक्ति सिर्फ अपने मेंटल कैलकुलेशन से ये 100 डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिजिट्स का कैलकुलेशन करते हुए 200 डिजिट्स का आंसर मेंटली लाके सिर्फ 52 मिनट एंड 30 सेकंड के अंदर करके दिखा दिया। आज आपको बोला जाए 4 डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय 4 डिजिट्स मेंटली पॉसिबल है? यस और नो? पॉसिबल है विथ 4 मिस्टेक्स, लेकिन आंसर पॉसिबल नहीं है। यदि आप उसको पॉसिबल करना चाहते हैं तो मेरी बुक है एंजॉय मैथ्स, गुजराती एज वेल एज इंग्लिश दोनों के अंदर। जो बच्चों को स्पेशली मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम है वो बाहर जाके वो बुक को ले सकते हैं। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सोलोमन करके ये व्यक्ति है, रशिया के ये व्यक्ति रशिया के अंदर एज ए जर्नलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, और यह व्यक्ति को अपने जीवन के 25 साल एज इट इज याद है। अब ये क्या उसका मतलब मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूं। 25 साल उनको याद है, उसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि आप यह व्यक्ति को 18 साल पहले की कोई तारीख दो, एंड ये वो तारीख को रशिया का कोई एक सिटी बोलो, एंड वो सिटी के अंदर कोई एक न्यूज़पेपर बोलो, एंड यदि उसको पूछा जाए कि रशिया के ये दिन 18 साल पहले ये दिन को ये सिटी के ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या थी, तो ये व्यक्ति सच्चा आंसर बोल सकता है। इसको यदि 22 साल पहले का कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने ये दिन सुबह में उठ के क्या ब्रेकफास्ट किया था, उस दिन कौन से कपड़े पहने थे, उस दिन कौन से व्यक्ति को मिले हुए थे, क्या बात हुई थी, व्हाट टू व्हाट एज इट इज, ये व्यक्ति उसको रिकॉल कर सकता है। दोस्तों, यह व्यक्ति के बारे में जानने के बाद आप सभी लोग सोचते होंगे यार 25 साल मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यार 1 साल भी याद रह जाए ना, 1 साल, और उसमें भी मुझे इतनी सारी चीजें याद नहीं रखनी, सिर्फ 7 सब्जेक्ट, तो भी बल्ले बल्ले। यस और नो? तो वो चीज आप लोगों के साथ भी हो सकती है, उसके रिलेटेड क्या टूल्स एंड टेक्निक्स होने चाहिए, उसके ऊपर हम आने वाले समय के अंदर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो ये है सोलोमन करके व्यक्ति। देन आफ्टर आपको बताना चाहता हूं वर्ल्ड का फास्टेस्ट रीडर है और जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज किया गया है, वो व्यक्ति है सीन एडम। और ये जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति के बारे में बात बताऊं दोस्तों, तो ये व्यक्ति की रीडिंग स्पीड है 3850 शब्द प्रति मिनट।
उसका ये मतलब होता है तकरीबन आपका जो फुल स्किप पेज होता है उसके अंदर 350 से 400 शब्द प्रति पेज होते हैं। टेंटेटिव 380 आसपास अब वर्ड्स लेके आप चल सकते हैं। उसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये 1 मिनट के अंदर आपके फुल स्किप के 10 पेज को याद रख सकता है। पढ़ने के बाद 10 पेज को याद रख सकता है। उसका मतलब ये हुआ कि 200 पेज का आपका बुक हो जिसकी उसकी एग्जामिनेशन देनी हो, तो वो तैयारी करने के लिए इसको कितना टाइम चाहिए? सिर्फ 20 मिनट। एंड उसके बाद में ये व्यक्ति उसकी एग्जामिनेशन देगा एंड हर सब्जेक्ट में कोई भी मैटर हो 100 आउट ऑफ 100, एंड इसीलिए उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है। 3850 तो नहीं, लेकिन दोस्तों आप चाहे एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों की रीडिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो। एंड उसके लिए ही ये सेमिनार एज वेल एज हम वर्कशॉप लेके आए हैं कि आपके बच्चे भी ये टेक्निक जानेंगे कि किस तरीके से उनकी जो रीडिंग स्पीड है वो डबल की जाए। माने आज आपका जो बच्चा 2 घंटे के अंदर स्टडी करता है, वही स्टडी याद रखने के साथ में 1 घंटे के अंदर हो सकती है। वो टेक्निक मैं सैटरडे संडे आपके बच्चों को सिखाने वाला हूँ। देन आफ्टर हम जानते हैं हैरी लॉरेन के बारे में। हैरी लॉरेन करके ये व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है उनके बारे में बताऊं तो उन्होंने आज तक 7.5 लाख लोगों के नाम और चेहरों को याद रखा हुआ है। 7.5 लाख लोगों के नाम और चेहरे, जरा सोचिए दोस्तों। ये तो अभी बहुत दूर की बात हुई, काफी बड़े बड़े लोगों की बात हुई, लेकिन अब मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूं एक ऐसे छोटे से लड़के की जो आज तक स्कूल नहीं गया, जो आज तक कहीं पे पढ़ने के लिए नहीं गया, जो गरीबी के अंदर पला बड़ा है, मुंबई के अंदर रहता है, हैंगिंग गार्डन के बाहर मोर पीच के पंख बेचने का काम करता है। हाथों से बनाए हुए मोर पीच के पंख बेचने का काम करता है। एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहता है और वो व्यक्ति आज स्कूल नहीं गया, एंड फिर भी ये व्यक्ति 8 से ज्यादा भाषाओं के अंदर अपने मोर पीच के पंखों को बेचता है। 8 से ज़्यादा भाषाओं के अंदर वो अरेबिक में बात करता है, जापानीज़ में बात करता है, एंड जो अपने मोरपीच के पंख बेचने हैं वो इतनी सारी भाषाओं के अंदर बेच सकता है। सोचो हम बचपन से अंग्रेजी सीखते आ रहे हैं, हिंदी सीखते आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? बच्चों को अंग्रेजी में प्रॉब्लम होता है, एंड जब बच्चे अंग्रेजी सीख जाते हैं उनको गुजराती में प्रॉब्लम होता है। तो यहां पे ये व्यक्ति जो आज तक कभी स्कूल नहीं गया, जिसने कभी कोई ट्यूशन क्लासेस, कोई कोचिंग अटेंड नहीं किया, एंड मजे की बात है दोस्तों ये फ्रेंच में बात करता है। अपने कस्टमर को मोर पीच के पंख बेचने वो फ्रेंच के अंदर भी बात करता है, ईरानी के अंदर बात करता है, अरबिक के अंदर। जो कंट्री से व्यक्ति आएगा उसके साथ उसकी कंट्री की लैंग्वेज के अंदर बात करेगा। हेलो, 12-13 साल का लड़का, 12-13 साल का लड़का दोस्तों, क्या आप उसको देखना चाहते हैं? तो आइए सभी लोग साथ में मिलकर एक छोटा सा वीडियो देखें कि वो कितनी भाषाएं एक साथ में बोल सकता है और अपने मोर पीच के पंखों को बेचता है। जरा सोचिए दोस्तों, यदि हम अच्छी तरीके से हमारी मेमोरी को यूटिलाइज करना सीख ले तो ऐसा चमत्कार हम भी कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। तो 80, 90, 95% स्कोर करना वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है दोस्तों। एंड उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है हमारे ब्रेन के बारे में। जो आप सभी बच्चे जो यहाँ पे बैठे हुए, जो भी सभी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर एक व्यक्ति के पास पावरफुल ब्रेन है। यदि ये ब्रेन के बारे में बताऊं दोस्तों तो इतना पावरफुल ब्रेन, लेकिन मज़े की बात यह है कि आज तक हमने ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए कुछ किया नहीं है। ये जो ब्रेन है वो न्यूरॉन्स से बना हुआ है, और एक न्यूरॉन की कितनी कैपेसिटी, जब उसके ऊपर रिसर्च हुआ तो मज़े की बात ये है दोस्तों कि साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि एक न्यूरॉन की क्षमता वो आज के एक लेटेस्ट कंप्यूटर जितनी है, एक लेटेस्ट लैपटॉप जितनी है। और ऐसे 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1000, 10,000 या लाख न्यूरॉन्स नहीं, पूरे 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स आपके खोपड़ी के खोपचे में हैं। 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ अपना जो मैसेज है वो पास करने के लिए जो कनेक्शन बनाता है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं डेंड्राइट।
और ये जो डेंड्राइट है, ये जो कनेक्शंस है, ये एक न्यूरॉन 1,00,000 कनेक्शंस डेवलप कर सकता है। उसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर टोटल पॉसिबल कनेक्शंस है, जो वायर्स है वो 10,000 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। और उसके अंदर जो केमिकल प्रोसेस चलती है, और ये सारी चीज़ों को यदि और ज़्यादा डिटेल में बताऊं तो ये जो पूरा वायरिंग होगा ये न्यूरॉन्स का, और उसके साथ में ये जो कनेक्शंस होंगे, यदि ये सारे वायरिंग को आप निकालेंगे और उसका एक लंबा वायर बनाएंगे तो मज़े की बात है दोस्तों, पूरी दुनिया के 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे, उतना बड़ा वायरिंग आपके खोपड़ी के खोपचे में है। और यहां पर बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट इतने पावरफुल ब्रेन के साथ आया हुआ है। ईश्वर ने आप सभी लोगों को भेजे के साथ भेजा है। ये ब्रेन के बारे में और ज्यादा डिटेल में आपको बताऊं दोस्तों, तो ये जो मेमोरी है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, दैट इज 2 क्विंटिलियन बाइट्स। उसको मैं अलग तरीके से आपको बोलूं तो आपका जो बच्चा है वो चाहे तो 200 पेज की 5 करोड़ किताबें पेज नंबर के साथ में याद रखने की क्षमता को दर्शाता है। 5 करोड़ किताबें आपका बेटा या आपकी बेटी चाहे तो वो याद रख सकते हैं। मैं बोलता हूं क्या 10% यूज किया? 5 करोड़ का 10% माने 50 लाख। कितने लोग हैं जिन्होंने ब्रेन का 10% यूटिलाइजेशन किया है? 50 लाख किताबें पेज नंबर के साथ में याद रखे हो? नो। अच्छा चलो 1%, 5 लाख नहीं। अच्छा 50,000। सब मुद्दे की बात पे आओ ना, 5 पे। अच्छा चलो 5, वो भी हमको याद नहीं है। ब्रेन की क्षमता इतनी ज्यादा है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हम कर पाते नहीं है। उसके पीछे का रीजन क्या है मालूम है दोस्तों? ये जो पावरफुल ब्रेन है उसके साथ में कोई ओनर्स मैनुअल नहीं आता। जैसे हम लैपटॉप लेते हैं तो लैपटॉप के बारे में उसका यूज कैसे किया जाए उसका हमें ट्रेनिंग मिलता है बाहर से, अग्रीड? उसके बारे में हमें एजुकेशन मिलता है, उसके बारे में बुक आता है, वो बुक हम पढ़ते हैं, लोगों के पास से, जो मास्टर लोग हैं उनके पास से हम ट्रेनिंग लेते हैं एंड हम सीखते हैं कि लैपटॉप का या कंप्यूटर का कैसे इस्तेमाल किया जाए। जैसे हम वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उनके जो एक्सपर्ट लोग हैं वो घर पे आके हमको सिखाते हैं कि वॉशिंग मशीन का कैसे इस्तेमाल करना। उसके साथ में बुक आता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि किस तरीके से इसको मेंटेन करना, किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करना। लेकिन मजे की बात है दोस्तों, इतना पावरफुल मशीन भगवान ने दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ में दिमाग को यदि आप खोलेंगे, बाल को सारे निकालेंगे तो इसके अंदर कोई भी बुक आता नहीं है। और इसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा? यदि इसका मैनुअल नहीं है तो इनके जो एक्सपर्ट लोग हैं उसके पास से हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेना पड़ेगा दोस्तों। ये आपके पास है लेकिन इसका आप यूज कितना करेंगे, इट्स अप टू योर नॉलेज दोस्तों। आपके पास कितना नॉलेज है उसके ऊपर आधारित है कि आप आपके ब्रेन का कितना यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। एज ए पेरेंट आप सभी लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, आप अपना टाइम अपने बच्चों के पीछे स्पेंड करते हो? आप जो पैसा कमाते हो उसकी बड़ी तगड़ी अमाउंट आपके बच्चों के पीछे डालते हो, एंड बच्चों के पीछे जो टोटल खर्च करते हो उसके अंदर आप लोगों को पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप कहां पे ज्यादा खर्च करते हो? बिलो नेक या अबो नेक? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अग्रीड? लेकिन ज्यादातर जो हमारा खर्च है, हम जो हमारे बच्चों के पीछे खर्च करते हैं, बिलो नेक माने क्या? बॉडी के लिए। अबो नेक माने क्या? किसके लिए? ब्रेन के लिए। माने मैं कहता हूं दोस्तों, लैपटॉप के पीछे यदि कम खर्च करोगे तो चलेगा, लेकिन नेकटॉप में तो खर्चा करो। हेलो, इसके पीछे क्या? आप सुबह में उठते हो, नहाते हो, वो बॉडी को नहलाते हो, वो बॉडी के लिए है। कभी ये ढक्कन खोल के थोड़ा साबुन लगाया, थोड़ा पानी डाला? यस और नो? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। हम दिमाग के पीछे जो ब्रेन, हमारा जो पावरफुल ब्रेन है दोस्तों, वो ब्रेन के पीछे हम जो हमारा ध्यान है ही नहीं। एक मजदूर, ये ऑडिटोरियम जब बनाना था तो सबसे ज्यादा मेहनत किसने की होगी? मजदूर ने। नीचे से यहां तक ईंट लानी, सीमेंट लानी, रेती लानी, और वो सारी मेहनत सबसे ज्यादा मजदूर ने की, लेकिन सबसे कम पैसा किसने कमाया? क्यों? क्योंकि उसने कहां पे काम किया? बिलो
ने काम किया, उसने हार्डवर्क किया, उसने अबो ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना था, उसको कहीं पर भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना था। उसको बोला जाए यहाँ से ईंटें लेनी है, यहाँ पर छोड़नी है, तो वो यहाँ से लेगा, यहाँ पे छोड़ेगा। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ बॉडी का इस्तेमाल करता है। इसीलिए मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम है। उससे ऊपर जो सुपरवाइजर, वो बॉडी का कम इस्तेमाल करता है, ब्रेन का थोड़ा इस्तेमाल करता है, तो वो उससे ज़्यादा पैसा कमाता है। उससे ऊपर जो इंटीरियर डिज़ाइन है, जो आर्किटेक्ट है, जो इंजीनियर है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अपना दिमाग लड़ाया और वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया फीस लेगा। तो 5 लाख रुपया एक मजदूर पूरी स्कूल बनाने पे भी नहीं बना सकता। वो आर्किटेक्ट या वो इंजीनियर या वो इंटीरियर डिजाइनर वो 2 घंटे का काम करने पे बनाता है। इट मीन्स क्या हमारी सफलता के लिए हम जो बच्चे के पीछे खर्च करते हैं वो किसके लिए करते हैं? क्योंकि वो भविष्य में क्या बनाए, क्या बनाए। क्यों हम उसको एजुकेशन में क्यों पढ़ाते? क्यों? क्योंकि पढ़ेगा तो अच्छा सा जॉब मिलेगा, अच्छा सा एजुकेशन होगा तो अच्छी तरीके से बिजनेस कर पाएगा, और बिजनेस करने के बाद, जॉब करने के बाद अल्टीमेटली हमें कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन एम चाहिए दोस्तों। तो विटामिन एम के लिए यहां पे खर्च करना ज्यादा जरूरी है या यहां पे करना ज्यादा जरूरी है? यहां पे बिलो नेक नहीं, कहां पे खर्च करना चाहिए? अबो नेक। एंड आप पूछना, सभी स्टूडेंट्स अपने आप को पूछना, अबो नेक के लिए क्या किया, ये ब्रेन के लिए क्या किया, ये डायमंड को घिसने के लिए क्या किया? तो ज्यादातर हमारे पास कोई आंसर नहीं है दोस्तों। तो यहां पे ये इतना पावरफुल ब्रेन है, उसका हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। एंड यदि ब्रेन को हमें यूटिलाइज करना है तो उसकी सबसे पावरफुल जो शक्ति है, जिसको मैं कहता हूं याद शक्ति है, जो मेमोरी है, वो किस तरीके से काम करती है, वो एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट हमें जानना पड़ेगा। और इसके टोटल 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स में मेमोरी काम करती है। इन चारों के 4 स्टेप्स हम सभी लोगों को याद रखने हैं। एंड उसके लिए क्या करना है, चारों के 4 स्टेप्स मैं जब भी आपको बुलवाता हूं, आप सभी लोगों को मेरे साथ में रिपीट करने हैं। और वो 4 स्टेप्स के अंदर सबसे पहला जो स्टेप आने जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट? आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला स्टेप क्या है? वेरी गुड। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए ईश्वर ने हमें 5 सेंसेस दी हुई हैं, 5 सेंसेस दी हुई है, और ये 5 सेंसों के जरिए हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाइड करते हैं। आइडेंटिफाइड करना, उसका मतलब क्या हुआ? पहचानना। गुजराती में कहूं तो ओळखाण, कोई पण वस्तु ने ओळखवी, किसी भी चीज को पहचानना। जब तक हम किसी भी चीज को पहचानते नहीं, जब तक किसी भी चीज का आइडेंटिफिकेशन नहीं, तब तक वो चीज को याद रखना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं दोस्तों, आप सभी लोग यहां पे मेरी बात सुन रहे हैं, और यह जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश और इन बिटवीन थोड़ा बहुत गुजराती, ये तीनों लैंग्वेज का आप लोगों के पास आइडेंटिफिकेशन है। ये तीनों लैंग्वेज को आप पहचानते हैं, एंड इसीलिए मेरी जो बात है, मेरे जो एग्जाम्पल्स है, वो आप समझ पाते हैं एंड वो आप याद रख पाते हैं। बट सपोज कि यदि यही तरीके से, इतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन सपोज तमिल लैंग्वेज में हो, तो तेलुगु, कन्नड़ या हिब्रू लैंग्वेज के अंदर मैं लेक्चर दे रहा हूं, तो समझ में आएगा। अब 2 घंटे के बाद बोलेंगे साहब नींद बहुत अच्छा आ गया। क्या बोले वो कुछ पता नहीं चला, उसमें से एक भी स्टोरी, एक भी एग्जाम्पल, एक भी इंफॉर्मेशन याद नहीं होगी। आप यहां पे सीखने के लिए आए थे, सीखने का इंटेंशन था, आपने पूरा ध्यान लगाया, पूरा कंसंट्रेशन लगाया, लेकिन फिर भी याद नहीं रहा, जस्ट बिकॉज क्या नहीं था। एंड इसीलिए आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं, सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं दोस्तों, जब आप पहली बार स्कूल के अंदर कोई लेसन को सीखते हो, पहली बार, तो वो पहली बार सीखने से पहले वो लेसन का आइडेंटिफिकेशन होता है, यस और नो? आंसर इज नो। एंड दैट इज द रीजन कि जो हमें एक बार सर या मैम स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, वो पढ़ने के बाद हमें इमीडिएटली याद रहता नहीं है। एंड इसीलिए हमें घर पे आना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है, उसको हमें रट्टा मारना पड़ता है, उसके बाद में ट्यूशन में जाना पड़ता है, वहां पे फिर से सीखना पड़ता है, फिर से एग्जामिनेशन की तैयारी करनी पड़ती है, फिर फर्स्ट एग्जामिनेशन, सेकेंड एग्जामिनेशन एंड थर्ड एग्जामिनेशन में फिर भी रट्टा मार के ही हमें एग्जामिनेशन देने के लिए जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पहली बार आप सीख रहे थे तो क्या नहीं था उसके लिए?
आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं वो सभी लोगों को मैं एक टिप देना चाहता हूँ। वो टिप क्या है कि जब कभी भी आप स्कूल के अंदर जाते हो एंड जो लेसन कल स्कूल में सिखाने वाले हैं वो लेसन को आज एक दिन पहले ध्यान से 2 बार पढ़ के जाओ। वो लेसन को ध्यान से 2 बार पढ़ के जाओ दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका मेमोरी एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जो कुछ भी सर सिखाएंगे आपको इमीडिएटली वो याद रह जाएगा। आपके पास ऑप्शन है, स्कूल में जाने से पहले 2 बार पढ़ो या तो फिर वो सीखने के बाद में रट्टा मारो और भूल जाओ। तो हमें क्या करना चाहिए? 5 बार 10 बार पढ़ते हुए रट्टा मारना चाहिए या सीखने से पहले 2 बार शांति से पढ़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? सीखने से पहले हमें पढ़ना चाहिए। तो किसी भी चीज को याद रखने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है उसका नाम क्या है? आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद में सेकंड स्टेप की शुरुआत होती है एंड वो क्या है? वो है मेमोरी ट्रेस। मेमोरी ट्रेस, उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो उसको हम कहेंगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपकी सेंसों के पास होती है, जब वो इंफॉर्मेशन जब आपके ब्रेन तक पहुंचती है, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में सेकंड स्टेप को कहते हैं एंड दैट इज मेमोरी ट्रेस। कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप किसी भी चीज को छूते हो, किसी भी चीज को आप देखते हो, किसी भी चीज को आप सुनते हो, तो मजे की बात है आपकी आंखें देखती नहीं है, आपके कान सुनते नहीं है। आपकी आंखें कैमरे में जो लेंस होता है सेम वे काम करती है। क्या लेंस देखता है? नो। लेंस क्या काम करता है? उसके सामने जो कोई भी पिक्चर आए उसको लेते वो मेमोरी कार्ड तक पहुंचाता है। सेम वे हमारी आंखें देखती नहीं है, हमारी आंखें सिर्फ जो भी सामने पिक्चर आता है उसको कैप्चर करती है और वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाता है। सेकंड स्टेप जिसको हम क्या कहते हैं? मेमोरी ट्रेस। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन यदि आप आपके ब्रेन तक पहुंचाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वो जरूरी है दोस्तों आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका कंसंट्रेशन। यदि आपके पास आइडेंटिफिकेशन है लेकिन वो चीज के अंदर आपका ध्यान नहीं है तो वो चीज आपके कान तक होगी, वो चीज आपके आंखों तक होगी, लेकिन वो चीज में यदि ध्यान नहीं है तो वो चीज आपको याद नहीं रहेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, ज़्यादातर स्टूडेंट जब स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए बैठे होते हैं, सर वहाँ पे लेक्चर अपना दे रहे होते हैं और स्टूडेंट का पीछे कुछ अलग ही प्रोग्राम चलता होता है। वो पीछे या तो गेम खेल रहे होते हैं, आपके बच्चों की फुल्स की बुक हो ना, उसके बैक पेजेस आप देखना, आपको पता चल जाएगा। तो क्या है, वो गेम खेलते रहते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जब टीचर पढ़ा रहे हो तो वो ड्राइंग बनाते हैं और वो ड्राइंग किसका होता है? और किसी का नहीं होता, सर का होता है। तो हमारा ध्यान जो सर पढ़ा रहे हैं उस बात के अंदर होता नहीं है। जब हम बातें कर रहे हो, जब हमारा कंसंट्रेशन ना हो, जब हमारा इन्वॉल्वमेंट सर की बातों में ना हो एंड जब सर हमको कैच कर लेते हैं एंड सर हमको खड़ा करके बोले कि बोल अभी मैंने क्या समझाया, और उसके अंदर से यदि कोई क्वेश्चन पूछे तो उस समय पे उसका आइडेंटिफिकेशन आपके पास था। आपको पता है कि वो सर गुजराती में बोल रहे थे या हिंदी में बोल रहे थे या इंग्लिश सिखा रहे थे, क्या सिखा रहे थे उसका आइडेंटिफिकेशन आपके पास था, लेकिन जो सर सिखा रहे थे उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एंड इसीलिए जब सर आपको खड़ा करते हैं एंड क्वेश्चन पूछते हैं वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंची नहीं, एंड इसीलिए वो बात का आंसर हमारे पास होता नहीं। ज़्यादातर स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं मालूम है? एक बार एक सर थे, हिंदी के सर, और वो पढ़ा रहे थे, ग्रामर सिखा रहे थे सभी स्टूडेंट्स को। तो एक चिंटू करके एक लड़का बहुत ही शरारत कर रहा था, बहुत ही बातें कर रहा था, आसपास वाले सभी बच्चों को वो परेशान कर रहा था। तो सभी जो सीख रहे थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे। तो सर ने वो चिंटू को खड़ा किया और बोले, बोल चिंटू, हकीकत और भ्रम दोनों के बीच में क्या फर्क है? एग्जाम्पल देके तू समझा। तो चिंटू तो खड़ा हो गया और चिंटू बोला कि सर आप जो पढ़ाते हो वो हकीकत है, लेकिन यदि आपको लगता है कि हम पढ़ते हैं तो वो आपका भ्रम है। तो यदि हम उस तरीके से पढ़ते हो तो सेकंड स्टेज होता
नहीं, एंड इसीलिए वो चीज हमें एग्जामिनेशन तक याद रहती नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है? 4 स्टेज के अंदर सबसे पहला स्टेज कौन सा है? सेकेंड, थर्ड स्टोरेज। और स्टोरेज जो है जिस तरीके से काम करता है उसके ऊपर रिसर्च किया था रॉजर स्पेरी करके बहुत ही बड़े वैज्ञानिक ने। और इन्होंने जो रिसर्च किया वो रिसर्च के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। उन्होंने जो रिसर्च किया वो रिसर्च ये था कि हमारा जो ब्रेन है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। मैंने यहां से लेंगे तो ये है राइट ब्रेन, और ये वाला जो पोर्शन लेंगे तो ये है लेफ्ट ब्रेन। एक ही ब्रेन है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसके ऊपर जो उन्होंने मेहनत की, 22 साल तक मेहनत की, और 22 साल के बाद में उन्होंने जो थियरी दुनिया के सामने रखी, जो रिजल्ट्स और जो रिसर्च उन्होंने दुनिया के सामने रखे, 1981 के अंदर उनको नोबेल प्राइज मिला। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं दोस्तों, वो इतनी पावरफुल है, उतनी ऑथेंटिकेटेड है, जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अब जो मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, अब वो मेरी नहीं है, वो रिसर्च का पूरा श्रेय जाता है मिस्टर रॉजर स्पेरी को। एंड उसके लिए आप सभी लोग लकी है। क्यों? क्योंकि ये चीज सीखने के लिए, समझने के लिए, रिसर्च करने के लिए उनको 22 साल की मेहनत करनी पड़ी। एंड वही मेहनत आपको मिलने वाली है सिर्फ 5 मिनट में। सिर्फ 5 मिनट में आप वो चीज जानने वाले हो। तो उन्होंने जो रिसर्च किया दोस्तों, वो रिसर्च क्या है वो आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो ब्रेन है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। 1 इज लेफ्ट ब्रेन, सेकेंड इज राइट ब्रेन। तो जो लेफ्ट ब्रेन है उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया कि लेफ्ट ब्रेन कब काम करता है। तो उनको पता चला कि जब भी हम लिखते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम लैंग्वेज को सुनते हैं, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है। जब हम रट्टा मारते हैं, गुजराती में कहिए तो गोखण पट्टी करिए छिए, उस समय पे कौन सा ब्रेन काम करता है? लेफ्ट ब्रेन काम करता है। जब हमें कोई चीज पसंद ना हो, जबरदस्ती कर रहे हो, ज्यादातर क्या आता है? स्टडी, है कि नहीं? ज्यादातर स्टडी होती है। और मजे की बात क्या है मालूम है? सभी स्टूडेंट्स टीवी कब बंद करते हैं मालूम है? जब मम्मी चालू होती है तब टीवी बंद होता है, और उसके बाद में पढ़ाई चालू होती है। तो सिचुएशन क्या आती है दोस्तों? हम पढ़ाई करते हैं, वो कब करते हैं? जबरदस्ती आने की बात करते हैं। तो उस समय पे कौन सा ब्रेन काम करता है? लेफ्ट ब्रेन काम करता है। जब हम कैलकुलेशन करें, जब हम मैथमेटिक्स कर रहे हो, जब हम लॉजिक लड़ा रहे हो, उस समय पे हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है। मीन्स व्हाट? स्टडी के लिए ज्यादातर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कौन सा ब्रेन काम करता है? कौन सा ब्रेन काम करता है? लेफ्ट ब्रेन काम करता है। और उन्होंने जब रिसर्च किया इसके ऊपर आगे, तो उनको पता चला कि जब हम टीवी देखते हैं तो राइट ब्रेन काम करता है, जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो राइट ब्रेन काम करता है, जब हम मनपसंद कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो राइट ब्रेन काम करता है, जब हम गेम खेल रहे हो, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, एंजॉयमेंट वाली कोई भी एक्टिविटी हो, म्यूजिक हो या फिर पिक्चर हो, कलरफुल इंफॉर्मेशन हो, हर एक जगह पे हमारा राइट ब्रेन काम करता है। मीन्स व्हाट? पढ़ने के लिए कौन सा ब्रेन काम करता है? ना पढ़ने वाली हर एक एक्टिविटी में कौन सा ब्रेन काम करता है? राइट ब्रेन काम करता है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है? आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में स्टोरेज। यदि वो इंफॉर्मेशन पिक्चर के माध्यम से है, कलरफुल है, इंटरेस्टिंग है, तो वो कौन से ब्रेन में स्टोर होगी? और यदि वो इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग है, जबरदस्ती से आई है, लैंग्वेज के माध्यम से है, तो कौन से ब्रेन में स्टोर होगी? लेफ्ट ब्रेन में स्टोर होगी दोस्तों। इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। यही बात को मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊं तो ये बात क्या होगी? कंप्यूटर का आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। यदि आपने कंप्यूटर की किसी भी फाइल को ओपन किया तो सोचो, तो वो होगा आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद में उसके अंदर आपने टाइप किया, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपने एडिट किया, तो वो होगा सेकंड स्टेप, मेमोरी ट्रेस। और उसके बाद में आपने वो फाइल को सेव नहीं किया एंड कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, तो वो फाइल का क्या होगा? वो फाइल क्या होगी? डिलीट होगी। हफ्ते के बाद जब आपको वो फाइल चाहिए एंड जब आप वो फाइल के ऊपर सर्च करते हो, कंप्यूटर में से मैसेज आएगा, फाइल नॉट फाउंड। अग्रीड? यस और नो? तो कंप्यूटर के अंदर फाइल बनाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है?
फाइल को सेव करना, उसको स्टोर करना इंपॉर्टेंट है। सेम वे दोस्तों, लिखना और पढ़ना वो फर्स्ट दोनों स्टेप है, लेकिन उसको सेव कैसे करना वो थर्ड स्टेप हमने सीखा हुआ ही नहीं है। एंड इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ते हैं, लिखते हैं, आइडेंटिफिकेशन होता है, मेमोरी ट्रेस होता है, लेकिन उसको ब्रेन में सेव कैसे किया जाए वो आज तक हमने सीखा हुआ नहीं है। एंड इसीलिए जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, क्वेश्चन पेपर को देखता है और क्वेश्चन पेपर के बाद में वो ये गूगल के अंदर सर्च करता है, तो अंदर से मैसेज आता है फाइल नॉट। काफी बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बाजू में से डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब आपको डाउनलोड करने का मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हाईटेक स्कूल्स हो गई है और हर एक क्लासरूम के अंदर क्या लगा होता है, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। तो अब आपके पास चांस नहीं है, तो ये सर्वर के अंदर आपको फाइल सेव करना सीखना ही पड़ेगा दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड मेमोरी ट्रेस, एंड देन आफ्टर थर्ड स्टोरेज, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है एंड दैट इज रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है, उपयोग। जो भी चीज मैं मेरे लेफ्ट ब्रेन के अंदर स्टोर करता हूं वो इंफॉर्मेशन का उपयोग करने की क्षमता कितने परसेंटेज है, और जो चीज राइट ब्रेन में स्टोर हो उसके लिए 90%। वेरी गुड। एंड दैट इज द रीजन कि यहां पे आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आज से 8 साल पहले एक मूवी आया था, मूवी के अंदर आमिर खान हीरो था और उसके अंदर गांव के अंदर शूटिंग किया गया था, इंग्लैंड और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में बात थी और क्रिकेट खेला गया था। कौन सा था वो मूवी? वेरी गुड। आज आप जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, आज से 5 साल पहले आप जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ते थे वो स्टैंडर्ड को याद करें। एंड साइंस का 5th लेसन कौन सा था साहब? इस साल का पता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो कौन सा ब्रेन काम करता है, कितने परसेंटेज कैपेसिटी। एंड जब आप मूवी देखते हो, एंजॉयमेंट करते हो, फेसबुक होता है, इंटरनेट होता है, वीडियो गेम होता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा होता है, कौन सा ब्रेन काम करता है? वेरी गुड। तो आज के बाद हमें यह साइंस को सीखना और समझना है दोस्तों कि स्टडी के अंदर जो आज तक हमने सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल किया जो छोटा सा है, और इसीलिए 10 की स्पीड से यदि हम भागेंगे तो हमारे टारगेट तक जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि उसी की जगह हम राइट ब्रेन का इस्तेमाल कर ले, जो आज तक हमने टीवी के लिए, वीडियो गेम के लिए इस्तेमाल किया है, एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल किया है जो ब्रेन का, यदि वही ब्रेन का इस्तेमाल स्टडी के लिए करना सीख ले, तो क्या 90-95% आसानी से आ सकता है? यस और नो? क्या आप चाहो तो स्मार्ट वर्क करते हुए जो भी परसेंटेज चाहो वो आप हासिल कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो दोस्तों। और ये जो सारी चीजें हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरीके से आपके ब्रेन में होती हैं। छोटा सा वीडियो देखते हैं कि ब्रेन में ये चारों के 4 स्टेप्स कैसे होते हैं। इतना पावरफुल ब्रेन है दोस्तों। ये पावरफुल ब्रेन का अब हमें यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो आज तक हमने सीखी, अब तक जो भी हमने सीखी दोस्तों, वो इंफॉर्मेशन हमारे शास्त्रों के अंदर भी बताई गई है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे शास्त्रों के अंदर भी बताई गई है। जो लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, यदि रॉजर स्पेरी ने शास्त्रों का अध्ययन किया होता, हमारे इंडियन शास्त्रों का अध्ययन किया होता, तो उनको 22 साल तक मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों के अंदर, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे शास्त्रों के अंदर बात बताई गई, वही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हम विद्या के लिए कौन सी देवी का पूजन करते हैं? सरस्वती देवी का पूजन करते हैं। और उनके एक हाथ के अंदर ज्ञान है, वेद है एक हाथ के अंदर, लेकिन उनके दोनों हाथों के अंदर क्या है? 2 हाथ के अंदर क्या है? वीणा है। वीणा माने क्या? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिक माने कौन सा ब्रेन? लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन? राइट ब्रेन। वेरी गुड। एंड इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कौन से ब्रेन की एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया है? राइट ब्रेन की एक्टिविटी और लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटी?
राइट ब्रेन की एक्टिविटी, इट मीन्स यदि आपको सरस्वती को सही मायने में पाना हो तो एजुकेशन के अंदर कौन से ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा? राइट ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हमारी जो मूल भाषा है, जो वो कौन सी भाषा है? संस्कृत। और एक बात बोलूं दोस्तों, हमारे जो भी वेद लिखे गए हैं, महाभारत हो या भागवत गीता हो या रामायण हो, हर एक चीज का कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। यानी संस्कृत के अंदर वो पोएट्री के फॉर्म में लिखी गई है, कविता के फॉर्म में लिखी गई है। क्यों? क्योंकि कविता मानी रिधम है। यानी जब किसी भी चीज को हम रिधम में गाते हैं या रिधम में बोलते हैं या रिधम में सुनते हैं तो कौन सा ब्रेन एक्टिव होता है? एंड कितने परसेंटेज कैपेसिटी? 90% कैपेसिटी दोस्तों। तो हमारी जो मूल भाषा और जो मूल हमारा जो साइंस है वो भी हमें यही बताता है। जो ऋषि मुनि जब हमारे उस समय पे बच्चों को जो पढ़ाया करते थे आश्रम में, तो हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम राइट ब्रेन ओरिएंटेशन वाली थी। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजों ने तैयार की हुई एजुकेशन सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। एंड दैट इज द रीजन कि हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। जो वो याद रखना चाहते वो याद नहीं रख पाते, जस्ट बिकॉज उनको जो चीज काम की नहीं वो याद रखने के लिए वो पावरफुल ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। हेलो, अब हमें बच्चों को साइंस सिखाने की जरूरत है कि राइट ब्रेन का इस्तेमाल स्टडी में कैसे किया जाए। राइट ब्रेन के यूज करने की जरूरत है जो आज तक हमने टीवी एंड गेम्स के लिए यूटिलाइज किया हुआ है दोस्तों। एंड यदि आपका बच्चा राइट ब्रेन को यूटिलाइज करना सीख ले तो उसके जीवन के अंदर भी काफी सारे अचीवमेंट्स आ सकते हैं। काफी सारे लोग मुझे पूछते, सर आप इतने सारे टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर देते, आप में से काफी सारे लोगों को मैं देखता हूं कि पेरेंटिंग के सेमिनार में भी आप में से काफी सारे लोग आए हुए थे। कितने लोग हैं जो आज तक पेरेंटिंग का सेमिनार अटेंड कर चुके हैं? काफ़ी सारे वैसे लोग हैं जो लीडरशिप के सेमिनार में भी आए हुए हैं। इसके अलावा टीचर्स का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ये एंजॉय एग्जाम्स का भी है, वैसे हैप्पी मैरिज लाइफ है, देन आफ्टर 100 साल हेल्दी कैसे जिया जाए उसके ऊपर भी मैं लेक्चर देता हूँ। ऐसे भगवत गीता के ऊपर लेक्चर होता है। वैसे 28 टॉपिक के ऊपर डिफरेंट लेक्चर देता हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं साहब ये सारी चीज़ें याद कैसे रहती है? सिंपल आंसर, कौन सा ब्रेन? राइट ब्रेन। यदि राइट ब्रेन में मैं स्टोर करते हुए 28 टॉपिक्स के ऊपर मास्टरी पा सकता हूं तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपके बच्चों को तो सिर्फ 7 सब्जेक्ट में मास्टरी पानी है, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। एंड वही चीज आपके बच्चों को सिखाने के लिए प्रैक्टिकल वर्कशॉप लेकर हम आए हुए हैं। एंड ये 2 दिन का प्रैक्टिकल वर्कशॉप है जिसकी बदौलत आपका बच्चा भी जो चाहे वो याद रख सकता है, जो भी चाहे वो परसेंटेज स्कोर कर सकता है। अब तक जो भी चीज हमने सीखी वो थियोरेटिकल थी। थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में काफी फर्क होता है दोस्तों। तो अब हम जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो आपको वर्कशॉप के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपके बच्चे जब ये जो 2 दिन का प्रैक्टिकल वर्कशॉप है उसके अंदर क्या क्या सीखेंगे। आज तक कई हजारों कई लाखों स्टूडेंट्स ने यह वर्कशॉप को एंजॉय किया हुआ है। एंड वो वर्कशॉप को एंजॉय करने के बाद में उन्होंने अपनी एग्जाम्स को भी क्या किया हुआ है? एंजॉय किया हुआ है। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जिन्होंने ये वर्कशॉप अटेंड किया और उसके बाद में ये जो टेक्निक है, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, उनको फॉलो की और उन्होंने करियर के अंदर काफ़ी सफलताएं हासिल की हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, रिधम पटेल करके एक लड़का जो अहमदाबाद के अंदर ही रहता है और उसके जो पापा है वो बहुत बड़े डॉक्टर, और रिदम के नाम से ही हॉस्पिटल था। तो उनके पापा की भी इच्छा थी कि जो मेरा बेटा रिदम है वो भी क्या बने? डॉक्टर बने। तो अब उनके बेटे के नाम से ही हॉस्पिटल थी तो लगा कि वो बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा। जो बेटा है 80-82% आसपास लाता था और उनकी तमन्ना थी कि बेटा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से स्कोर करे 10th में 12th में, ताकि वो अच्छी मेडिकल स्कूल के अंदर पढ़ पाए और पैसा काफ़ी कम खर्च करना पड़े। तो किसी ने बताया कि आप ये जो सिखाते हैं एंजॉय एग्जाम्स, यदि आप ये सीखेंगे आपके बच्चे रिदम जो है वो यदि सीखता है तो वो अच्छी तरीके से पा सकता है, अच्छा स्कोर कर सकता है। उस समय पे हमारा ये एंजॉय एग्जाम्स का प्रोग्राम अवेलेबल नहीं था क्योंकि साल में 1 या 2 बार ही ये प्रोग्राम होता है हर एक सिटी के अंदर। तो बोले कि नहीं, मेरे बच्चे को तो मुझे शुरुआत से ही सिखाना है। तो बोले कोई बात नहीं। तो उन्होंने पर्सनल कोचिंग के लिए पूछा। पर्सनल कोचिंग के लिए उस समय पे 1 लाख रुपया फीस होती थी। उन्होंने 1 लाख रुपया फीस पे की एंड उन्होंने ये अपने बच्चे को 1-on-1 बेसिस पे ये वर्कशॉप सिखाना शुरू किया।
रिदम के साथ मैं बैठा और उसको जो भी टेक्निक मैं आपके बच्चों को सैटरडे संडे में मैं जो सिखाने वाला हूँ वही सारी चीज़ें उसको 1-on-1 बेसिस पे सिखाई गई। एंड सिखाने के बाद में उसने जो रिजल्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना शुरू किया, उसने 10th की एग्जामिनेशन दी एंड 10th के अंदर ही स्कोर्ड 92.50%। देन आफ्टर उसने साइंस के अंदर एडमिशन लिया। साइंस के अंदर एडमिशन लेने के बाद उसने 11th साइंस में भी बहुत अच्छा स्कोर किया, स्कूल के अंदर टॉप किया। और उसके बाद में 12th साइंस की उसने एग्जामिनेशन दी एंड 12th साइंस में उसने स्कोर किया 95.20%। एंड लास्ट ईयर ही उसने बीजे मेडिकल स्कूल के अंदर उसको एडमिशन मिला। एंड जब उसको वो एडमिशन मिला, मज़े की बात है उसके पापा का मेरे ऊपर फ़ोन आया कि सर आपने मेरे 35 लाख बचाए। मैंने बोला 35 लाख बचाए? बोले सर आपका जब 1 लाख रुपया मैंने पे किया तो लगता था कि काफ़ी फीस है, लेकिन आज मेरा जो बच्चा 95% लेके आया 12th में, तो उसको गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बीजे मेडिकल स्कूल, वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो मेडिकल की जो स्कूल है, वहाँ पे उसको एडमिशन मिला। एंड सालाना फीस सिर्फ 8,000 रुपया है। यदि उसका 90% भी होता तो मुझको उसको पेमेंट शीट के अंदर देना पड़ता और 30-35 लाख रुपया डोनेशन के लिए, मेडिकल के लिए आप सभी लोग जानते कि 30-35 लाख रुपया भरना पड़ता है। वो सारा काम 8,000 में हुआ तो मुझे लगता है 1 लाख रुपया जो दिया वो वसूल हो गया। और जो पैसा बचा उसमें से उन्होंने अपने बच्चे को वरना फ्लूडी 11 लाख की गाड़ी गिफ्ट में दी। तो जस्ट समझ सकते हैं आप कि ये जो टेक्निक है ये कितनी पावरफुली काम करती है। लास्ट ईयर की मैं बात बोलूं तो निराली करके लड़की, जिसको एक फोबिया था कि मैं 90% से अबोव कभी नहीं ला सकती, उसको ऐसा डर था कि मैं कितना भी मेहनत करूं 80-85 आ सकता है लेकिन 95 तो मेरा कभी भी नहीं आ सकता है। लेकिन निराली ने बहुत अच्छी तरीके से ये वर्कशॉप अटेंड किया। दिसंबर महीने की बात थी, दिसंबर में उसने वर्कशॉप अटेंड किया। 3 महीने तक उसने ये टेक्निक को फॉलो किया। जिसको फोबिया था, दीवान बल्लू भाई स्कूल के अंदर वो पढ़ती थी और आज तक उसका कभी भी लाइफ के अंदर 90 से अबव नहीं आया था। उसने ये टेक्निक फॉलो करनी शुरू की एंड टेक्निक फॉलो करते 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 उसका जो बोर्ड के अंदर रिजल्ट आया दैट वाज 96%। 96%। ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल्स देना चाहूँ तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगले साल में आपके बच्चों के एग्जाम्पल्स दूँ, यस और नो। एंड वो एग्जाम्पल्स यदि आप आपके बच्चों के आपके मेरे मुंह से दिलवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपके बच्चों को क्या सिखाने वाला हूँ। 2 दिन में ऐसा कैसा चमत्कार हो जाएगा कि जिसकी बदौलत आपका बच्चा, जिसको आज पढ़ना पसंद नहीं है, जिसको टीवी ज़्यादा देखना पसंद है, उसको किस तरीके से स्टडी पसंद आएगी, उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक होगी। तो वो प्रैक्टिकल वर्कशॉप में क्या सीखेंगे वो सबसे पहले जाने। तो सबसे पहले होगा हाउ टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन इन स्टडी। आप में से कितने पेरेंट है जो अपने बच्चों का स्टडी के अंदर कंसंट्रेशन इंप्रूव करना चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करेंगे। हर एक पेरेंट चाहेंगे कि मेरा जो बेटा है उसका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, आपके बच्चे का कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है। कैसे? वो जब गेम खेल रहा हो आप उसको कितना भी बुलाओ, क्या वो आपकी सुनता है? कितना कंसंट्रेशन है। लेकिन जब आपका बच्चा पढ़ने के लिए बैठा हो, हर आधे घंटे में खड़ा होता है और कहता है मम्मी थोड़ी भूख लगी है, होता है यस और नो। तो वो कंसंट्रेशन आपके बच्चे के अंदर है, लेकिन वो कंसंट्रेशन को यूज कैसे करना स्टडी के अंदर वो आपका बच्चा नहीं जानता। एंड जो यहां पे आपके बच्चे को प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा कि ये जो कंसंट्रेशन है जो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए वो यूज करता है, उसको स्टडी के अंदर कैसे यूटिलाइज किया जाए। देन आफ्टर होगा हाउ टू रिमेंबर लॉन्ग आंसर्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लेंदी क्वेश्चन आंसर्स को याद रखने में प्रॉब्लम आता है, तो उनका प्रॉब्लम वो सैटरडे को सॉल्व हो जाएगा। उनको लेंदी क्वेश्चन आंसर्स कैसे याद रखने, थियरम्स कैसे याद रखने, एसेस कैसे याद रखने, वो सारी चीज़ें उनको सिखाई जाएगी। देन आफ्टर टेक्निक होगी दैट इज कॉल्ड स्पीड रीडिंग टेक्निक। ज़्यादातर बच्चे याद रखने के साथ में पढ़ने की उनकी जो स्पीड है वो 100 से 150 शब्द प्रति मिनट होती हैं। सिर्फ रीडिंग करना हो तो 250 से 300 शब्द प्रति मिनट का उनका स्पीड होता है। लेकिन मजे की बात है यहाँ पे 3 घंटे 3.5 घंटे का ये एक्सरसाइज होगा, ये टेक्निक होगी। और वो टेक्निक सीखने के बाद में जब उनको वो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बाद में जब उनकी ये स्पीड को चेक किया जाएगा, याद रखने के साथ में
आपके ही बच्चे 1 मिनट के अंदर 400 से 500 शब्द पढ़ पाएंगे। देन आफ्टर हम जानने वाले हैं दैट इज कॉल्ड मेमोरी चार्ट। जब भी हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं कौन सा ब्रेन काम करता है? लेफ्ट। लेकिन जब हम पिक्चर को देखते हैं तो कौन सा ब्रेन काम करता है? राइट ब्रेन काम करता है। तो मेमोरी चार्ट इज अ टेक्निक कि जहां पे आपका बच्चा उसके एसेस को, उसके साइंस को, उसके मैथमेटिक्स को टेक्स्ट में से कन्वर्ट करेगा, किसके अंदर? पिक्चर के अंदर कन्वर्ट करेगा। माने आपका बच्चे का ड्राइंग का हॉबी भी फुलफिल होगा और साथ में स्टडी भी होगा। और यहां पे आपका बच्चा सीखेगा पूरा जो लेसन है उसको पिक्चर में कैसे कन्वर्ट करना। और ये जो भी टेक्निक्स जो भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई की हुई है उनके रिजल्ट में ट्रिमेंडस चेंज आता है। अभी थोड़े टाइम पहले कुंजन करके एक लड़की जिसने आज से तकरीबन 7 साल पहले हमारा वर्कशॉप अटेंड किया हुआ था नडियाद के अंदर। उस समय पे छोटे छोटे टाउन के अंदर हम ये वर्कशॉप्स किया करते थे। उस समय पे उसने ये वर्कशॉप अटेंड किया था और उस समय पे उसको पढ़ने में और पढ़ी हुई चीज़ें एग्जामिनेशन में याद आने में प्रॉब्लम होता था। उस समय पे उसने ये मेमोरी चार्ट टेक्निक, स्कैनिंग टेक्निक, ये दोनों टेक्निक के ऊपर मास्टरी हासिल की एंड वो फॉलो करती गई। इतने सालों तक वो टेक्निक वो फॉलो करती गई। और अभी जस्ट उसका मेरे ऊपर फ़ोन आया कि सर चमत्कार हो गया कि जब मैंने आपका वर्कशॉप अटेंड किया था तब मेरा ई ग्रेड आता था, क्लास में मैं लास्ट हुआ करती थी एंड वहाँ की नडियाद की बहुत अच्छी स्कूल है जहाँ से मुझे निकालने वाले थे। मेरे मम्मी पापा को भी वार्निंग दी गई थी कि अभी इस बार यदि इसके रिजल्ट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया तो इसको हम स्कूल से निकाल देंगे। और मज़े की बात है सर, ये दोनों टेक्निक स्कैनिंग एज वेल एज मेमोरी चार्ट टेक्निक मैंने फॉलो करनी शुरू की। तब से लेके आज दिन तक मैं क्लास में और स्कूल के अंदर टॉप करती हूँ। ये वही लड़की है दोस्तों। तो ये मेमोरी चार्ट टेक्निक भी कैसी होगी? प्रैक्टिकल होगी। जो लास्ट ईयर हमने यहाँ पे वर्कशॉप किया था उसके अंदर ये सारे स्टूडेंट्स ने मेमोरी चार्ट बनाए हुए थे। गांधी जी की उन्होंने जो भी आंदोलन किए थे, जो भी मूवमेंट्स उन्होंने चलाई हुई थी इंडिया के अंदर, उसके बारे में ये मेमोरी चार्ट है। ब्रह्मांड करके पूरा लेसन है, उसके बारे में ये मेमोरी चार्ट है जो हमारे स्टूडेंट्स ने ही तैयार किए गए हैं। ये संस्कार भारती, ये जो स्कूल के ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं वही स्कूल का ये स्टूडेंट है जिसने ये मेमोरी चार्ट बनाया हुआ था। देन आफ्टर बैंकिंग के ऊपर, देन आफ्टर धातु शास्त्र 12th साइंस के अंदर का ये मेमोरी चार्ट बनाया हुआ है। और ये मेमोरी चार्ट फॉलो करने के बाद में आपका बच्चा पूरे लेसन को रिवाइज कर सकता है जस्ट 5 से 7 मिनट के अंदर। और मजे की बात बोलूं दोस्तों, यदि आपका बच्चा ये टेक्निक फॉलो करना सीख ले तो आज तक धातु शास्त्र या गांधी जी या बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स या इकोनॉमिक्स कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन से ब्रेन का इस्तेमाल होता था? यदि उसको पिक्चर में एक बार कन्वर्ट कर लिया, कौन सा ब्रेन यूटिलाइज होगा? राइट ब्रेन। और जो भी स्टूडेंट्स ये टेक्निक को फॉलो करते हैं, फर्स्ट एग्जामिनेशन में तैयार किया हुआ लेसन उनको लास्ट एग्जामिनेशन के बाद भी याद आता है। देन आफ्टर हाउ टू रिमेंबर डिफिकल्ट स्पेलिंग्स एंड फॉर्मूलाज। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पेलिंग्स याद नहीं रहते या तो फिर फॉर्मूला याद नहीं रहती, तो वो सारी चीज़ें कैसे याद रखे। देन आफ्टर आएगा सब्जेक्ट प्लानिंग। सब्जेक्ट प्लानिंग करके इतना पावरफुल टेक्निक ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए सब्जेक्ट का प्लानिंग नहीं करते। मम्मी ने डांटा, पापा ने डांटा, स्कूल से प्रेशर आया, ट्यूशन से प्रेशर आया तो वो पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। एंड वो पढ़ने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए ज़्यादातर स्टूडेंट वो प्लानिंग नहीं करते। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि वो जब एग्जामिनेशन पास आती है तो उनके ऊपर मेंटली प्रेशर बढ़ता है। अग्रीड? यस और नो? उनको लगता है अभी यार ये भी लर्न करना बाकी, ये भी लर्न करना बाकी, ये भी लर्न करना बाकी। यहाँ पे ये टेक्निक सिखाई जाएगी बच्चों को कि उनको सैटरडे संडे को ये वर्कशॉप अटेंड करेंगे, मंडे के बाद उनको किस तरीके से सब्जेक्ट प्लानिंग करना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन के महीने पहले उनका सारा सिलेबस खत्म हो जाए। एंड यदि एग्जामिनेशन के महीने पहले सारा सिलेबस खत्म हो जाए एंड पूरा महीना मेमोरी चार्ट एंड स्कैनिंग से यदि वो रिवीजन करते रहे, 90-95 आना। देन आफ्टर आएगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के अंदर देखा गया है कि उनको आंसर पता होता है लेकिन उनके अंदर एक चीज़ की कमी होती है। क्या?
कॉन्फिडेंस। ज्यादातर स्टूडेंट उनको पता है आंसर, सर जब पूछते उसको पता है लेकिन वो हाथ खड़ा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने जो बोला वो सही होगा या गलत। काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा हुआ है कि वो एग्जामिनेशन के अंदर मैथमेटिक्स में पूरा सम करेंगे, उसके बाद में आंसर आया 39। थोड़ा सा डाउनलोड करने की आदत अभी तक गई नहीं होती, थोड़ा सा डाउनलोड करने जाए और उसका आंसर है 29। वो क्या करते हैं, अपना आंसर रब करके वो आंसर की कॉपी करते हैं 29, एंड जैसे उन्होंने 29 किया, एग्जामिनेशन खत्म हुई, अपने दोस्त को थैंक यू बोला और उसके बाद में वो घर पे गए। घर पे जाने के बाद चेक किया तो पता चला आंसर कौन सा था। ऐसा आपके साथ हुआ लगता है, बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज उसको खुद के ऊपर क्या नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो यहां पे आपके बच्चों को कॉन्फिडेंस टेक्निक सिखाई जाएगी कि किस तरीके से वो एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस के साथ में वो लिखे सारे आंसर्स। देन आफ्टर उनको सिखाया जाएगा स्कैनिंग टेक्निक, और स्कैनिंग के माध्यम से आपका बच्चा वो पेज को, वो लेसन को या वो सब्जेक्ट को पेज नंबर के साथ में याद रख सकता है। आपको अभी विश्वास नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन संडे शाम को इसीलिए आप सभी पेरेंट को बुलाया जाएगा, एंड स्कैनिंग टेक्निक का डेमोन्स्ट्रेशन आपके बच्चे स्टेज के ऊपर देंगे। एंड उस समय पे कोई बच्चा आएगा, 8 या 10 पेज उसने तैयार किए होंगे, एक 8 या 10 पेज का एक लेसन तैयार किया होगा, सभी पेरेंट्स बैठे होंगे, किसी भी पेरेंट के हाथ में वो बुक थमा दी जाएगी, एंड उसके बाद में पूछा जाएगा कि सारे पेज सीधे बोले या उल्टे। एंड यदि कोई पेरेंट बोलता है उल्टे, तो ये बच्चा 10वें पेज का लास्ट पैराग्राफ बोलना शुरू करता है, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, फिर 9वां पेज, 8वां पेज, 7वां पेज बोल रहा हो। इन बिटवीन यदि कोई बोले तीसरा पेज, तो वो बाकी के पेज को स्किप करेगा और तीसरा पेज सीधा बोलना चालू करेगा। हेलो। एंड उसके लिए उनकी फोटोजेनिक मेमोरी डेवलप की जाएगी। स्टडी के वक्त उनका राइट ब्रेन को कैसे एक्टिव करना, वो टेक्निक यहां पे है, जिसको हम कहेंगे स्कैनिंग टेक्निक। देन आफ्टर आएगा रिवीजन टेक्निक, रिवीजन किस तरीके से किया जाए, साइंटिफिक तरीके से रिवीजन कैसे किया जाए। देन आफ्टर आएगा टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जाए। ये टेक्निक होगी जिसकी बदौलत आपका बच्चा काफी टाइम को बचा पाएगा, स्टडी के लिए, रिवीजन के लिए उसके पास टाइम बचेगा। देन आफ्टर होगा एंगर मैनेजमेंट, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है हर एक बच्चा मम्मी पापा के ऊपर बहुत ही गुस्सा करता है। अभी तो मम्मी पापा बाजू में, मम्मी पापा को मुझे पूछना चाहिए। तो जब हम गुस्सा करते हैं, दो चीजें होती है दोस्तों, एक तो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होते हैं, और ज़्यादातर बच्चे आज हाइपर एक्टिव है, ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इसीलिए उनका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो कंसंट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता, न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, उसके लिए उनकी जो मेमोरी जिस तरीके से काम करनी चाहिए वो नहीं होती। तो यहाँ पे आपके बच्चों को सिखाया जाएगा मम्मी पापा के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे दोस्तों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, संस्कार कैसे होने चाहिए, इंडियन कल्चर एंड जो एथिक्स है उसकी थोड़ी बहुत बातें सिखाई जाएगी, एंड उनको गुस्से पे कैसे काबू किया जाए वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। देन आफ्टर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, दैट इज क्या है? क्योंकि आपके बच्चे मुझे पता नहीं चलता कि आपके बच्चे पढ़ते पढ़ते सोते हैं या सोते सोते पढ़ते हैं। आपको पता चलता है? दोनों चीजें साथ में चलती रहती है, ऐसा होता है। ज्यादातर बच्चों का टाइम इसके अंदर वेस्ट चला जाता है दोस्तों, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और क्या मालूम बुक के अंदर नींद की स्विच है कि बुक खोलो और नींद आनी चालू हो जाती है। तो यहां पे आपके बच्चों को सिखाया जाएगा स्लीप मैनेजमेंट, जिसकी बदौलत वो जितना भी पढ़े वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़े, और ये टेक्निक फॉलो करने के बाद बच्चे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितना भी समय चाहे वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ में नींद के बिना पढ़ते हैं। वो टेक्निक सिखाऊंगा। देन आफ्टर आएगा नेक्स्ट टेक्निक, एंड दैट इज रिमूवल ऑफ एग्जाम फोबिया और सब्जेक्ट फोबिया।
आपके बच्चे को दो तरह के फोबिया हो सकते हैं। एक हो सकता है सब्जेक्ट फोबिया। उसका मतलब क्या हुआ, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आते हैं लेकिन कोई एक या दो सब्जेक्ट है जहां पे कम मार्क्स लाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट फोबिया। लेकिन यदि उसको एग्जामिनेशन में जाता है और वो भूल जाता है तो उसको क्या कहेंगे, एग्जाम फोबिया। तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जाम फोबिया होता है। जश करके ये लड़का लास्ट दिसंबर के वर्कशॉप के अंदर आया हुआ था और उसके बाद में जो उसका जो भाई है उसने एनरोल किया था अपने भाई को, उसने पैसे भरे थे, बड़ा भाई है, उसने रजिस्ट्रेशन करवाया था। अपने भाई को लेकर ऑफिस पे आए और वो अपना पुराना मार्कशीट लेकर आए। बोले सर यहाँ पे आप देखो कि मेरा जो भाई है वो सारे सब्जेक्ट में फेल हुआ था, सारे सब्जेक्ट में फेल हुआ था। और जस्ट यहाँ पे हाय, मेरा नाम मिलन है और मैं जश का भाई हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने सर का ऐड देखा था पेपर में कि वर्कशॉप है चिल्ड्रन लोगों के लिए। तो जश का रिजल्ट था बहुत ही ख़राब था, ख़राब कह सकते हैं ना, लाइक वर्स्ट था, क्योंकि मेरा रिजल्ट उसके मेरे पास है उसका रिजल्ट, लाइक सब में वो फेल था। उसके एग्ज़ाम में 10th की एग्ज़ाम में वो सब में फेल था, उसके टर्म्स में टर्मिनल एग्ज़ाम में। और एक अच्छी स्कूल में पढ़ रहा था, अहमदाबाद की जेवियर्स करके स्कूल है, उधर पढ़ रहा था। लेकिन फिर भी कुछ अचीवमेंट नहीं हो रहा था, तो मुझे थोड़ा चिंता था कि वो 10th में बोर्ड में पास हो पाएगा या नहीं। लेकिन जैसे टाइम गया, दिसंबर में जब ये मैंने वर्कशॉप के बारे में नॉलेज लिया तो जश को मैंने वहाँ भेजा। उसके बाद सर ने वहाँ पे बताया कि आपको ये टेक्निक्स यूज़ करनी है, जैसे कुछ ऑडिटरी टेक्निक है और कुछ पढ़ने की अलग अलग सर ने टेक्निक सिखाई है, वो उसने फॉलो करना स्टार्ट किया। प्लस सर ने बताया था कि आपको विजुअलाइजेशन करना है, तो उसने एक्चुअली मेरा मार्कशीट लिया और उसने विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट किया। वहाँ पे उसने लिखा 85.2 परसेंटाइल उसको चाहिए 10th के एग्ज़ाम में, और उसने 85.2 परसेंटाइल भी सिलेक्ट किया। और अभी जब रिजल्ट आया उसका थोड़े दिन पहले, तो 85.2 परसेंटाइल तो नहीं आ पाए लेकिन 86.4 परसेंटाइल आया, यानी कि बहुत ज़्यादा आ गए। और हमारे लिए भी ये शॉकिंग था कि ये कैसे हो गया, और सरप्राइज भी था, और हमें अच्छा भी फील हो रहा है। और थैंक्स टू परीक्षित सर के उनके टेक्निक्स और उनके ये बोल सकते हैं कि उनके गाइडेंस की वजह से आज जश का इतना अच्छा रिजल्ट आया और करियर में वो आगे जाएगा, डेफिनेटली हमको भरोसा है। तो बस मैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी ये वर्कशॉप में अपने बच्चों को भेजेंगे तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ही आगे करियर में आगे जाएंगे और बहुत ही फर्क पड़ेगा। हमें तो पड़ा ही है, कह सकते हैं कि रिजल्ट उसका फेलियर है, सब सब्जेक्ट में फेल से वो 86.4 परसेंटाइल तक आया है, तो 100 से भी ज़्यादा परसेंट का उसका फ़र्क पड़ा है। तो आप लोगों की लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में फेल हो वो यदि 86 परसेंटेज ला सकता है तो आपके बच्चे तो सारे सब्जेक्ट में फेल होते नहीं होंगे। तो आपके बच्चे तो 86 क्या 96 भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में आपके बच्चे को सिखाया जाएगा दैट इज PLS, दैट इज कॉल्ड पर्सनल लर्निंग सिस्टम। ये सबसे पावरफुल टेक्निक होगा दोस्तों। वो क्यों जरूरी है PLS हर एक व्यक्ति को सीखना, हर एक स्टूडेंट को सीखना? क्यों? क्योंकि ये जो है PLS वो क्या है, मैं बोलूं, पर्सनल लर्निंग सिस्टम। ये क्या है पर्सनल लर्निंग सिस्टम, वो समझाने से पहले एक एग्जांपल दूं। यदि डीजल की कार के अंदर आप पेट्रोल भरवाओ तो क्या वो कार चलेगी? यस और नो? नो। पेट्रोल डीजल से महंगा है फिर भी वो कार नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो इंजन है उसका सिस्टम डीजल के लिए बना है, पेट्रोल के लिए नहीं। सेम वे आपका जो बच्चा है उसका जो दिमाग है वो भी एक सिस्टम से काम करता है, उसका एक पर्सनल लर्निंग सिस्टम है। लेकिन ज्यादातर पेरेंट को वो बच्चे का कौन सा लर्निंग सिस्टम है वो पता नहीं है। वो सुबह में 4 बजे उठ के पढ़ा करते थे तो वो बच्चों को भी सुबह में 4 बजे जबरदस्ती उठाते हैं, लेकिन उसके लर्निंग सिस्टम में सुबह में 4 बजे उठना है या नहीं वो तो उनको पता ही नहीं है। हो सकता है ये पेट्रोल से चलता हो और वो डीजल से चलता हो। तो यहां पे आपके बच्चों को सिखाया जाएगा उनकी लर्निंग सिस्टम क्या है। प्लस संडे शाम को जब आप लोग आएंगे तो बच्चे की लर्निंग सिस्टम को कैसे डिफाइन करना, उससे रिलेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स आप सभी लोगों को दिए जाएंगे। यानी ये सारी चीजें यदि आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो तो उसके लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, एंड दैट इज
कौन कौन सी चीज़ है जो ये फीस के अंदर इंक्लूडिंग है, तो वो यहाँ पे देखें। तो सबसे पहले आपके बच्चे को 2 दिन के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये सारी टेक्निक सिखाई जाएगी। उसके बाद में पेरेंटिंग का सेशन होगा। संडे शाम को 4:30-5 बजे के आसपास आप सभी पेरेंट को वहाँ पे बुलाया जाएगा एंड पेरेंटिंग का सेशन होगा, जहाँ पे एज ए पेरेंट आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। प्लस आपके बच्चे ने जो टेक्निक सीखी है उसका डेमोस्ट्रेशन आपके बच्चे देंगे। कोई स्कैनिंग टेक्निक का डेमोस्ट्रेशन देगा, कोई मोटिवेशनल स्पीच देगा, देन आफ्टर मटेरियल किट बच्चों को मिलेगा, देन आफ्टर रिवीजन फैसिलिटी मिलेगी। आज आपका बच्चा 7th स्टैंडर्ड में है या 8th स्टैंडर्ड में है, नेक्स्ट ईयर जब वर्कशॉप आता है और फिर से उसको ये वर्कशॉप आपको अटेंड करवाना हो तो फिर से फीस भरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फीस है वो लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड आपको दिया जाएगा एंड वो कार्ड में आपको सिर्फ वो दिखाना है नेक्स्ट ईयर के लिए। जब भी कभी भी पूरे इंडिया के अंदर आपका बेटा आज यहां पे है, वो कॉलेज के अंदर मुंबई गया और आपको लगा मुंबई में है और उसको रिवीजन करवाना है, तो मुंबई के अंदर हमारा जब वर्कशॉप हो सिंपली वो अपना कार्ड लेके आए, उसको सिर्फ होटल का खर्चा पे करना है, उसको जो खाने पीने का जो खर्च है वो सिंपली वो पे करना है एंड लाइफ टाइम जब तक वो स्टडी करता है तब तक ये वर्कशॉप को फ्री ऑफ कॉस्ट रिवाइज कर सकता है। तो ये रिवीजन की फैसिलिटी होगी। उसके बाद में मेडिटेशन करने के लिए उनको ऑडियो सीडी दी जाएगी और उसके बाद में उनको पीजे स्किल करके हमारा एक प्रोडक्ट है कि आपके बच्चे ने जो टेक्निक सीखा वो भूल गया तो नहीं भूलेगा, क्योंकि हमारी मेथोडोलॉजी बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। 2 बात फिर से कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि यहां पे ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, तो उनको अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह लेकर ही आना है। तो यहां पे क्या होगा, आपके बच्चों को सबसे पहले टेक्निक सिखाई जाएगी, उसके बाद में उनके जो जनरल क्वेश्चंस हो वो सॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद में वो जो टेक्निक है वो उनको खुद की टेक्स्ट बुक में से उनको खुद फिल करनी है, खुद को फिल करनी है। अभी जस्ट ये हार्द करके ये लड़का अभी वैकेशन 2012 में मैं गया था एज ए चीफ गेस्ट अहमदाबाद के अंदर, मुझे मिला, मुझे बोले सर याद, मैंने बोला हाँ आपने बेटा एंजॉयर एग्जाम्स का वर्कशॉप अटेंड किया? बोले हाँ सर, मैं और मम्मी पापा आए थे सेमिनार में और पापा ने कहा था ये 70 से अबव नहीं लाता, इसका कुछ करो, और मैंने ये सारी टेक्निक फॉलो की एंड मेरा सर 12th कॉमर्स के अंदर 92% आया। जैसे ऐसे तो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं एग्जांपल दे सकता हूं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो सारी चीजें फॉलो करते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में से। इस तरीके से अपने ग्रुप के अंदर वो बैठेंगे और सारी टेक्निक्स फॉलो करेंगे, सारी टेक्निक को वो फिल करेंगे। इस तरीके से यदि इन बिटवीन उनको कोई क्वेश्चन है कोई टेक्निक को फॉलो करने में, तो मैं हूं या मेरी जो पूरी टीम है वो आपके बच्चे के साथ पर्सनली ध्यान देगी कि वो टेक्निक को अच्छी तरीके से फॉलो करे। एंड यदि उनको कोई क्वेश्चन हो एंड यदि वो स्टेज के ऊपर आके नहीं बोल सकते या नहीं पूछ सकते, तो उनका जो ध्यान है वो पर्सनली रखा जाएगा, उनके पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। देन आफ्टर उनको स्टेज पे आके वहां पे जो स्टूडेंट होंगे उनको वो टेक्निक सिखानी है। अगेन रिवीजन हुआ, इट मींस उनके ब्रेन के अंदर ये इंफॉर्मेशन परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी जो लाइफ टाइम कभी भी वो भूलने वाले नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से आपके बच्चे स्टेज पे परफॉर्म करेंगे एंड संडे शाम को आपके सामने आपके बच्चे होंगे जो उसकी टेक्स्ट बुक में से पूरा लेसन पेज नंबर के साथ में बोलेंगे। जो उनको पसंद नहीं था सब्जेक्ट, जो उनको याद नहीं रहता था, लेंदी आंसर उनको याद नहीं रहता था, वो 10 पेज नंबर के साथ में आपके सामने बोलेंगे संडे शाम को। तो इस तरीके से ये वर्कशॉप है और ये जो वर्कशॉप है वो किसके लिए हेल्पफुल होगा, तो स्टैंडर्ड 5th एंड अबो, गुजराती मीडियम है तो स्टैंडर्ड 6th एंड अबो, 10th एंड 12th के लिए मैं कहूँगा बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राइट ब्रेन इज ऑलवेज राइट। राइट ब्रेन का यूज करें एंड जिस तरीके से आज तक आपने टीवी को एंजॉय किया है, जिस तरीके से आप सभी लोगों ने वीडियो गेम्स को एंजॉय किया है, सेम तरीके से आप सभी लोग अपनी एग्जाम्स को एंजॉय करें। उसके लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम नीलकंठ है। मैं 10th क्लास में था।
मैं 10th क्लास में था और मेरे पहले 9th में 70% आए थे, लेकिन जब मैंने वर्कशॉप अटेंड किया और बाद में सेमिनार अटेंड भी किया तो मेरे इस बार 10th में मेरे 84% से पास किया। और मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि सब स्टूडेंट्स से वर्कशॉप अटेंड करें और सब स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से पास हो। आपने कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की थी? मैंने स्कैनिंग टेक्निक सबसे ज़्यादा अप्लाई करी थी, मेमोरी चार्ट ટેકનિક બી એપ્લાય કરી હતી। નામ રેખા પંચાલ છે, હું નીલકંઠની મમ્મી છું અને નીલકંઠે જ્યારે આ વર્કશોપ એટેન્ડ કર્યો એ પહેલાંનું રિઝલ્ટ એનું થોડુંક ડાઉન હતું, 9thમાં એના 70% આવ્યા, જ્યારે એને વર્કશોપ એટેન્ડ કર્યું ત્યારે એને 10thમાં 84% આવ્યા। એ પછીનું એનું રિઝલ્ટ બહુ જ સારું આવ્યું છે। એના ઘરમાં બી એના વર્તનમાં બધી રીતે એના સુધારો છે અને એ ખરેખર સરના હિસાબે જ આ થયું છે, નહીંતર એ આટલો સુધારો ક્યારેય ન હોય। બીજા ફ્રેન્ડ્સને એટલે એક જ વાર કહું છું કે તમે ખરેખર આ વર્કશોપ એકવાર એટેન્ડ કરો તો તમને ઘણો જ લાભ થશે અને તમારા બાળકનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ। મારું નામ શ્વેતાંગ શાહ છે, હું સાકર ઇંગ્લિશ સ્કૂલમાં ભણું છું, ચાંદખેડા આગળ, અને મારા ગયા વર્ષે 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં 72 આવેલા અને જોગલપુત્ર સરના સેમિનાર વર્કશોપ ભરીને પછી મારા 91.7 આવ્યા, એટલે ઓલમોસ્ટ 92 આવ્યા। મેં સરની ઘણી બધી ટેકનિક્સનો યુઝ કર્યો છે, જેમ કે સ્ટડી સિગ્નલ ટેકનિક છે, પછી રીડ બેક ટેકનિક છે, સ્કેનિંગ ટેકનિક છે, આપણે ઓડિયો ટેપ ટેકનિક છે, પછી વિઝન પોસ્ટરની ટેકનિક છે, એ બધી ટેકનિક્સ મેં યુઝ કર્યું છે। એના લીધે મારામાં ખૂબ સારું પરિવર્તન આવ્યું। મારું નામ ડૉક્ટર ચંદ્રેશભાઈ શાહ છે, શેતાન મારો બાબુ છે અને ઘણી મહેનત કરી, છેવટે પછી જોગલપુત્ર સાહેબનો એક સેમિનાર હતો તો ફરી કે લાવો આપણે એમાં બાબાને એકવાર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવડાવીએ અને એમાં જો સારું પર્સન્ટેજ આવી જાય, હોપ હતો તો એ માટે સાહેબની જોડે પર્સનલ થોડી કોચિંગ કરીને એને સાહેબની જોડે મૂક્યો। 2-3 દિવસનો સેમિનાર એટેન્ડ કર્યા પછી શેતાંગનામાં ખાસો પરિવાર ચેન્જીસ આવવા માંડ્યો। એમની ઘણી કેસેટો લીધી, વિડીયો ટેપ્સ લીધી, બુક્સ લીધી, એમની પેરેન્ટિંગ જે સક્સેસફુલ જે છે એ અમે જોઈ, લાગ્યું કે બાળકની પાછળ થોડું ના જોઈએ। બધી રીતે અમે શેતાંગને મદદ કરી અને એ આટલા 9માંથી 10માં સારા એવા પર્સન્ટેજ લાવ્યો। એને મેડિકલમાં આગળ વધવું છે એટલે હજી પણ અમે સાહેબની જોડે જ છીએ અને સાહેબનો આશીર્વાદ અમે માગીએ છીએ કે હજી પણ એને સારા ટકા લાવે, એ અમારી ઈચ્છા છે। થેન્ક યુ। અંક વિદ્યાભવન છે, એણે પરીક્ષિત સરનો એન્જોય એક્ઝામ પ્રોગ્રામ એટેન્ડ કર્યો હતો। પહેલાં એના 72 પર્સન્ટેજ આવતા હતા અને એટલી મહેનત પણ ના કરતો હતો। આપણે કેવું પડતું કે તું વાંચવા બેસ, પરીક્ષાના મહિના કે વીક પહેલાં જ મહેનત કરતો હતો। પછી આ પ્રોગ્રામ એટેન્ડ કરાયો, એના પછી એનામાં એટલું બધું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવી ગયું કે અમારે એને કેવું જ નહોતું પડતું કે તું વાંચવા બેસ। પહેલાં એના 72% આવતા હતા, હવે એના આ વખતે એક્ઝામ ગઈ એમાં એના 87। એ જોઈને અમને ખુદ આશ્ચર્ય થયું કે આટલા બધા પર્સન્ટેજ અમારો શ્રેયાંશ લાવી શકે। પછી કે મારે 90% લાવવા છે તો કીધું સારું, તારામાં મહેનત કરી શકે છે તો તું 90% લાવીશ। પછી હવે કે હું આનાથી વધારે પણ લાવી શકું, એનામાં એટલું કોન્ફિડન્સ આવી ગયું છે આ પ્રોગ્રામ એટેન્ડ કર્યા પછી કે નહીં હું આટલું લાવી શકીશ, કે મારામાં વિશ્વાસ છે। એટલે અમે પરીક્ષિત સરનો ખૂબ જ આભાર માનીએ છીએ કે એમણે આવા પ્રોગ્રામ બનાવ્યા જેના કારણે મારો સન આટલો બધો આગળ આવ્યો। એની તો હું ખુશી તમને હું જણાવી નથી શકતી, કારણ કે મને એ જ અફસોસ હતો કે આ છોકરો શું કરશે આગળ જતા। એટલું બધું હતું પણ આ વર્ષે તમે આશ્ચર્યકારક એટલું 100% રિઝલ્ટ અમને આ પ્રોગ્રામ એટેન્ડ કર્યા પછી મળ્યું।